गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को हमने पढ़ा था। देन मैंने आपको समझाया था कि जो रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन हैं उसके क्या क्या होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन इज a ray of light of frequency 5 into 10 raised to power 14 5 into 10 raised to power 14 hertz is passes through a liquid, यानी कि एक रे है जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5 into 10 raised to power 14 hertz is passed through a liquid, यानी एक लिक्विड से पास होती है। The wavelength of light measured inside the liquid is found to be 450 into 10 raised to power minus 9 मीटर, यानी कि जो लिक्विड के अंदर जो वेवलेंथ है लाइट की वो कितनी मेजर की गई है? दैट इज 450 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर। ये वेवलेंथ है लिक्विड के अंदर लाइट की। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का निकालना है। सो बताइए क्या होगा आंसर? एनीवन? आ रहा है किसी का आंसर? तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है C बाय V, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C बाय V, और V और वेवलेंथ में जो रिलेशन है दैट इज V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो C बाय न्यू लैम्डा। C की वैल्यू अगर बात करोगे तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो C की वैल्यू आपको पता है होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 इंटू वेवलेंथ आपको गिवन है 450 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1.33। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। यानी कि फ्रीक्वेंसी लाइट की ये है, लाइट जब किसी लिक्विड में एंटर करती है तो उस लिक्विड के अंदर जो उसकी वेवलेंथ है वो ये होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का निकालना था, तो हमने C बाई V फॉर्मूला लिया है जिसमें V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। तो ये जो V है ये वेलोसिटी इन लिक्विड है। न्यू की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, वेवलेंथ हमें पता है, C की वैल्यू हमें पता ही होती है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। सॉल्व करेंगे तो 1.33। सभी का आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला आप सॉल्व करवाओ क्योंकि मैंने अब ये बता दिया है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 ऑंगस्ट्रॉम। दूसरी लाइट है जिसकी वेवलेंथ गिवन है 6000 ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम की वैल्यू पता होगी 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो इन एयर एंटर्स अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी कि एक मीडियम में एंटर करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5।
what will be the wavelength of light in that medium? तो इस मीडियम, जिस मीडियम के अंदर लाइट एंटर करती है, ये एयर के अंदर है वेवलेंथ, जिस मीडियम में एंटर करती है उस मीडियम का वेवलेंथ आपको निकालना, मीडियम में लाइट की वेवलेंथ क्या होगी। ओके दिव्यांशु, फिजिक्स का पेपर कब है? वो तो कल ही है। स्टडी करी, इतने क्वेश्चन अब तक सॉल्व करवाए हैं। वो तो रिजल्ट बताएगा। चलिए, अगर करी होगी तो अच्छी बात है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, आंसर नहीं आया अभी तक। रचित, आशीष, मंडे से मेरे भी पेपर है सर। क्या कह रहे हो? मंडे से मेरे पेपर है। आवाज ही नहीं आ रही आपकी, कम आवाज है। क्या बोल रहे हो समीर? मंडे से मेरे भी एग्जाम है। अच्छा, मंडे से आपके भी एग्जाम है। ओके, तो फिर तो पढ़ना शुरू कर दिया होगा सबने। पता नहीं सर 4 into 10 to power -7। 4 इंटू 10⁻⁻7 नहीं, बिल्कुल 4 है पर -7 नहीं है। सर मीटर में आ रही है। तो वेवलेंथ तो मीटर में ही आएगी ना। 3.9 into 10 की पावर 9। नहीं, देखिए, एयर की बात हो रही है तो एयर में आपको वेवलेंथ गिवन है, और एयर में अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है c/λ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ। तो ये फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे c/λ से, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है, चाहे वो एयर में हो चाहे वो मीडियम में हो, किसी भी मीडियम में एंटर कर जाए, लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, क्योंकि वो एयर और मीडियम के लिए फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। तो पहले आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन में वेवलेंथ कितना है? 6000 ऑंगस्ट्रॉम। मैंने बोला कि 6000 ऑंगस्ट्रॉम, और ऑंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर -10 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁻7 मीटर। यहाँ आ जाएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर। तो अब आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल रहे हैं तो 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो +7, यानी कि कितना आ जाएगा? 0.5 × 10⁻2×5=15। सर 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, 4000 ऑंगस्ट्रॉम, अब सही है। ये आ जाएगा आपका 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यही सेम फ्रीक्वेंसी इसके लिए भी होगी। तो न्यू डैश इज इक्वल टू c/λ डैश। तो लैम्डा डैश आपको कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा डैश अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? c/न्यू डैश। न्यू डैश और न्यू सेम है, ये ध्यान रखना। न्यू एंड न्यू डैश सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो c कितना है आपका? c है 3 × 10⁻⁸ c कितना है? 3 × 10⁸8। अच्छा सॉरी,
सॉरी स्पीड, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी मीडियम में, तो सी तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फ्रिक्वेंसी यानी ये दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी बाय न्यू लैम्डा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी बाय लैम्डा या फिर लैम्डा डैश, मतलब बेसिकली वही बात है। तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया ये वाला, ये यूज कर सकते हो, और इसका आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास सी बाय न्यू लैम्डा है, इसको यूज करा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा तरीका एक है कि आ, तो ये चीज है, आप इसको बैलेंस करके निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वी की भी तो वैल्यू दे नहीं रखी। इसमें इस तरीके से निकलेगा, न्यू डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय सॉरी लैम्डा डैश निकालना है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय क्या दे रखा है म्यू, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। इसमें ये आ जाएगा आपका, ऊपर कितना आ गया 5000, कितना दे रखा है वेवलेंथ 6000, और अपॉन में म्यू की वैल्यू 1.5 है, तो लैम्डा डैश आ जाएगी, ये निकालना था ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा 4000 ऑंगस्ट्रॉम, यानी कि 6000 अपॉन में 1.5, तो 4000 ऑंगस्ट्रॉम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Yes, ग्लास, sir. the refractive index of glass is 1.5, the refractive index of glass is 1.5, the refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.3, यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है एंड वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 है। ये आप कुछ बच्चे ये तो नहीं सोच रहे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, अगर याद हो, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश हमने निकाला था, ठीक है। The refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.3. If the speed of light in water is 2.25 into 10 raised to power 8, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वाटर में कितना है 2.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में उसकी स्पीड क्या होगी बताइए, चलिए जल्दी बताइए। इसके लिए भी फॉर्मूला हमने निकाला था वेलोसिटी के रेशो में, म्यू का वेलोसिटी का रेशो और वेवलेंथ का रेशो के बेस पे हमने फॉर्मूला निकाला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा।
10 की क्या कह रहे हो? 2 into 10 की पावर 8 है। 2 into 10⁸ 2 नहीं है, एग्जैक्ट 2 तो नहीं है। सर 1.95 हाँ 1.95 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर। सिंपल सी बात है, आपको ग्लास की स्पीड देखा है जो कि C/V होगा इन ग्लास। ग्लास में कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का आपको गिवन है, तो ये आपको दे रखा है C/वाटर विच इज 1.3। अब यानी कि ये गिलास और वाटर का दे रखा है, तो ये एयर के रिस्पेक्ट में ही दे रखा होगा, सिंपल सी बात है। तो ये दो इक्वेशंस को हम यूज करेंगे, यानी कि इन इक्वेशंस को आप क्या कर दो, या तो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो आपको बेसिकली वेलोसिटी चाहिए, तो C/Vg इंटू में वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन में C, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 अपॉन में 1.3। C से C कैंसिल हो गया। आपसे क्या पूछा है उसने, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास निकालनी है, तो ये निकालना है। ये अगर ये निकालना है तो ये ऊपर जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा। तो वे ग्लास ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ये। वेलोसिटी इन वाटर आपको गिवन है, वाटर में कितना गिवन है, 2.25 इंटू 10⁸8। इसको आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा कैंसिल करके, तो ये मिलेगा आपको 1.95 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा था ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। हाँ आंसर फिर वो तो फिर इससे भी निकल जाता ना, क्या कहते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V से ही इसमें सीधा पुट कर देते, तो क्यों नहीं इसे ऐसे भी निकल सकते। हाँ, ऐसे भी निकल सकता था, सही बात है। लेकिन उससे 2 आ रहा है ना फिर। उससे 2 आ रहा है। हाँ, उसमें सीधा रहता है 1.5 into 2 3 होता है, और 3 आ रही है। The refractive index of glass 1.5, that of water is 1.3. If the speed of light in water is, what is the speed of light in glass? हाँ, यहाँ पे पता क्या है कि जो स्पीड अगर आप वहाँ पे 2 आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर वो सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस पे निकालोगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट एयर के कंपेयर में निकाल रहे हो आप, इसलिए थोड़ा सा वेरी कर जा रहा है। जबकि यहाँ पे जब हम स्पीड निकाल रहे हैं तो वो ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, क्योंकि ग्लास की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, हम ग्लास की स्पीड पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वेरी कर जा रहा है आंसर, क्योंकि उसने बोला है दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25, तो बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा, कि मतलब ग्लास के रिस्पेक्ट में आपको बेसिकली बताना होगा। वैसे अगर आ तो जाएगा, बट वो एयर के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि ग्लास यहाँ वाटर जो है वो वाटर एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, ये फर्क है, समझे। यस सर। तो ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, इस चीज का ध्यान रखना है। एपरेंट शिफ्ट वाले क्वेश्चन तो अब आते नहीं है, बट मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग मेरे को बताएं क्या चीज है। द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ टैंक filled विद इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 इज 7.7 सेंटीमीटर। यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दे रखा है, और जो एपरेंट डेप्थ है वो दे रखा है 7.7 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन द टैंक, यानी एक्चुअल डेप्थ यानी रियल डेप्थ निकालनी है। फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, डायरेक्ट सर फॉर्मूला। आपकी वीडियो नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? वीडियो नहीं आ रही आपकी। वीडियो नहीं आ रही, इधर तो आ रही है, और किसी को नहीं आ रही? सर रेड कनेक्शन दिखा रहा है आपके में। हो सकता है। और किस किस को नहीं आ रही वीडियो? समीर को। मुझे नहीं आ रही। अच्छा जी।
ऐसा कैसे हो रहा है? अभी भी नहीं आ रही? सर अटके पड़े हो बस नीचे देख के। हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? अब आ रही है? हाँ सर आपका नेटवर्क स्लो है बस। आज नेटवर्क स्लो हो रखा होगा, कोई नहीं, एक दिन झेल लो, ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग तो मिल ही जानी है। हाँ, तो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, क्वेश्चन है द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एपरेंट डेप्थ कितनी दे रखी है? 7.7 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। तो रियल डेप्थ बताइए कितनी आएगी? बताइए जल्दी से, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कशिश, कशिश, सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। नेटवर्क इशू है शायद, इसी वजह से। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। सर 2 मिनट होल्ड कर लो, तो मेरे फोन से कॉल आ रहा था, ठीक है था, बात करके आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। सर लीव कर रहा हूँ सर, अब मीटिंग वहाँ ना माइक काम नहीं करता इसलिए। तो आंसर क्या आया समीर? कशिश आंसर बताओ क्या आया? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है द apparent depth of an object at the bottom of tank filled with a liquid of refractive index 1.3 is 7.7 सेंटीमीटर, यानी कि जो apparent depth है एक टैंक में वो है 7.7 सेंटीमीटर और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दे रखा है 1.3। तो आपको रियल डेप्थ निकालनी है, एक्चुअल डेप्थ निकालनी है। आगे आंसर कितना टाइम लग रहा है? 1.001 मीटर। हाँ 1.00 1.00 1 ये मीटर में आ रहा है सेंटीमीटर में? मीटर में सर। अच्छा, सेंटीमीटर में कितना आएगा? 7.7, 10.01. हाँ सर 10.01 100.1। 10.01 सेंटीमीटर आएगा। पावर की मिस्टेक कर रहे हो। 10.01 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ गिवन है, म्यू गिवन है, रियल डेप्थ निकालना है तो म्यू इंटू में एपरेंट डेप्थ 1.3 इंटू 7.7 दैट इज 10.01 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ आपको पता चल गई, ठीक है। सर इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड। हाँ फॉर्मूले वैसे ही आता है, कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं आता। सो यहाँ तक आप लोगों ने थोड़े न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि टॉपिक, न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मिरर की कोई केस नहीं है, बट फिर भी रिफ्लेक्शन होगा और इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, यानी अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। अब इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप जरा इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपके पास एक वाटर है, किस कहीं पे ये वाटर का लेवल है, जस्ट इन केस ये वाटर हो गया
और ये एयर हो गई, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। इस ऑब्जेक्ट से अगर रे बाहर, इस वाटर से बाहर एयर की तरफ जाएगी, तो वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो वाटर से रे अगर बाहर की तरफ स्ट्रेटली परपेंडिकुलरली बाहर निकल जाती है, इसमें कोई डेविएशन नहीं आता है ना। अगेन फिर अगर ये किसी दूसरे एक एंगल पे इंसिडेंट होती है, नॉर्मल पे, अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है, तो ये थोड़ा सा डेविएट कर जाएगी ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। थोड़ा और गई तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये और डेविएट होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना डेविएट होगा कि ये वाटर के सरफेस के साथ डेविएट होगी, मतलब कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ऐसा केस होगा जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, एक केस ऐसा आएगा, ठीक है। जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, मतलब कि जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो और जो लाइट है वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पे रिफ्रैक्ट कर जाए, तो उस केस में इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल को क्या कह देते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। वो इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इंसिडेंट एंगल, फिर अगर एक रे आती है जो कि इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर मतलब इंसिडेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। तो अभी देखो जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 0 है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ इंसिडेंट एंगल, फिर इंक्रीज हुआ यानी आई के बराबर हुआ, फिर एक एंगल आएगा जो कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, और एक पॉइंट आएगा जिसमें क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये एंगल इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो रे है वो बाहर निकलने की बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेम एंगल से, ठीक है, अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेम एंगल से। तो यहाँ पे कोई मिरर थी नहीं, कुछ नहीं था, फिर भी रे क्या हुई, अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो गई। इसे कहते हैं TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ पास होती है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो रिफ्रैक्शन की बजाय अंदर ही इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये सभी को समझ में आया, किसी को डाउट? नो सर। चंचल, दिव्यांशु, कशिश, सर तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड आपको इमेज नहीं दिखेगी। यहाँ इमेज की तो बात ही नहीं हो रही ना। आपको इमेज दिखेगी जैसे कि आप सरफेस से बात करोगे, मतलब जैसे वाटर का ग्लास अगर आप देख लो, वाटर की ग्लास आपने ले रखा है और कांच का ग्लास है, उसमें अगर आप कई एंगल से देखो तो आपको देखो एकदम सीधा देखोगे तो आपको कॉइन दिखेगा, मतलब कॉइन देख के रख लो, ठीक है, कॉइन या फेस। और एक ऐसे ला के रखो तब भी आपको दिख सकता है, और एक केस हो सकता है कि अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको कॉइन दिख सकता है क्योंकि रिफ्लेक्शन का केस है, ठीक है। तो ये केस होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको वो जो पानी का लेवल है उसके बाहर दिखना चाहिए, बट कई बार आप देखना जब ग्लास को आप ऐसे होल्ड करके रखते हो आप साइड पे, तो आपको उस सरफेस से बाहर की साइड कुछ भी नहीं दिखता है, वो सरफेस ओब्लिक हो जाता है। वो क्यों होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि उस सरफेस पे आपको फिर नीचे की चीजें दिखती हैं, उसके पार वाली चीजें नहीं दिखती, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं रहता फिर वो सरफेस, क्योंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना को शो कर रहा है, ठीक है। निशु क्लियर है, कशिश क्लियर है? यस सर। तो ये डायग्राम बना लो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कौन सा केस क्रिटिकल एंगल का है और कौन सा केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ये डायग्राम आप बना लीजिए।
सर ये I is equal to IC. हाँ, ये I is equal to incident angle is equal to critical angle. Incident angle is equal to critical angle when refracted angle is equal to 90 degree. Angle reflection refracted angle जो है 90 डिग्री का हो. समझे? नहीं समझे? ठीक है सर. ड्रॉ कर लीजिए इसे. सर कहाँ पर है ये दोनों एंगल? कौन सा एंगल? आई और आईसी. आई आई सी आई तो सारे आई हैं, ये सारे इंसिडेंट एंगल है ना. एंगल जिस एंगल से रे इंसिडेंट होती है वो सारे आई होते हैं. बट उन सभी में से कौन से इंसिडेंट एंगल को हम आईसी बोलेंगे, मतलब क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, वो ये वाला पॉइंट, यानी कि ये जो 90 डिग्री है ये आपका आईसी है. ये आई ना होके आईसी है आपका. ये क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन गया ना, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये क्रिटिकल एंगल है. मतलब जहां पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का बन जाए वहां पे इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल बोलना है. ठीक है? ड्रॉ कर लिया? सर ये जो 90 से ज्यादा का एंगल है, यहाँ क्या लिखा है आपने? ये आई ग्रेटर देन आई सी. जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो जो इंसिडेंट एंगल है, यानी कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बना ना, तो वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है. मतलब मान लो ये एंगल आपका, ये क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल 90 का है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 30 डिग्री है. तो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल. अगर 30 डिग्री से इंसिडेंट एंगल ज़्यादा नहीं होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. ये कंडीशन है बेसिकली, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक कंडीशन, दो कंडीशन होती है, जिसमें से एक कंडीशन ये है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए. अब क्रिटिकल एंगल हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है. किसी का 30 होता है, किसी का 45 होता है. तो अगर इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री, मान लो किसी मीडियम का इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री अगर क्रिटिकल एंगल है और इंसिडेंट और रे कोई उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो अगर वो इंसिडेंट होते वक्त इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा बनाती है तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा. अभी तक हमने फिनोमेना पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने की बजाय इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इसके हम कई एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे, तो वो चीज़ अभी देखते हैं. क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए, मैं रीहोस्ट कर रहा हूँ. हाँ जी ठीक है. तो सबने डायग्राम बना लिया. अब डेफिनेशन लिखेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे क्रिटिकल एंगल की. तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. The angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium, for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, is called critical angle, is called critical angle, denoted by IC.
ठीक है, फिर लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, the phenomena in which a ray of light traveling at the phenomena in which a ray of light traveling at an angle of incidence, the phenomena in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle, incidence greater than the critical angle from denser to a rarer medium, is totally reflected, denser to a rarer medium is totally reflected back into denser medium, back into the denser medium is called total internal reflection. I am repeating, the phenomena the phenomena in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to rarer medium to totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection. ठीक है, नेक्स्ट द केस इज कि आपको अगर देखना हो तो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है इसके लिए। पहली कि रे जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए, और दूसरी जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन है इसकी, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये नहीं कि रेयर से डेंसर में जा रहा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, नो। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, light must travel from an optically denser to an optically rarer medium. Light must travel from an optically denser to an optically rarer medium. और second condition, the angle of incidence in the denser medium must be greater than the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for the two media. The angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for the two media. ठीक है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो नेसेसरी कंडीशन है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, और अगर समझ में आ गया तो एक बार यस सर, डन सर, ताकि हम आगे। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो देखिए रे जो है वो यहाँ से जारी है और ये एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल इंसिडेंट है या क्रिटिकल एंगल है, ये μ2 है, ये μ1 है। तो मैंने आपको स्नेल्स लॉ बनाना सिखाया था, तो रिलेशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो साइन आई इंटू में म्यू सेम केस होता है, साइन आई इंटू में μ2 इंटू में क्या हो जाएगा साइन आर इंटू में μ1। तो क्या बन जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर विच इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। क्या बन गया μ1 बाय μ2। तो μ1 बाय μ2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं μ1 2, ठीक है। और आपको पता है कि जो μ1 2 है वो रेसिप्रोकल होता है μ21 के, है ना, μ21 के होता है। तो इसका रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर। आर किसके बराबर है 90 डिग्री के क्रिटिकल एंगल में, और ये होता है क्रिटिकल एंगल, और ये हो जाएगा आपका इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में μ21, ठीक है, μ21। तो साइड में लिख सकते हो ये वाली कंडीशन μ12 इज इक्वल टू μ21। तो ये आपका क्या आ गया, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो One. साइन 90 1 हो गया, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, मैं नॉर्मल वे में म्यू लिख लेता हूँ। तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। यानी कि आपको किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और उसका अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, ये रिलेशन लिख लेंगे। सर एक बार स्नेल्स लॉ बता दो। स्नेल्स लॉ कहता है कि किसी एक मीडियम के साइन ऑफ एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट दूसरे मीडियम के साइन ऑफ एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये दोनों अलग अलग मीडियम है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट, दैट मीन्स साइन ऑफ एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों के अलग अलग मीडियम है, अलग अलग मीडियम में हमने साइन ऑफ एंगल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया। ये स्नेल्स लॉ कहता है, समझ गए? यस सर। और जो अभी तक आपने 10th में पढ़ा था, 10th में ये पढ़ा था साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको म्यू लिखते थे, वो स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा था। पर असली में स्नेल्स लॉ ये कहता है कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, इसी से वो फॉर्मूला आया था जैसे ये निकाला है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सभी को, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है और फिर आते हैं कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट के बारे में यानी कि एप्लीकेशन। डेरिवेशन लिख ली सभी ने? यस सर। कोई रह तो नहीं रहा, तो चलो फिर रह नहीं रहा तो आगे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एप्लीकेशन TIR का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। सबसे पहला पॉइंट स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो जो डायमंड है वो स्पार्क करता है, वो क्यों करता है? बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप रो डायमंड को देखोगे तो रो डायमंड कभी भी चमकता नहीं है। क्यों? क्योंकि रो डायमंड में क्या होता है, उसके एजेस कटे नहीं होते, जैसा आपको दिखता है मार्केट में दिखता है वैसा रो डायमंड नहीं होता है। रो डायमंड अगर आप देखोगे कभी, अगर आपने कच्चा नमक देखा हो, किसी ने रोज सॉल्ट देखा है, किसी ने गांव में अगर आप गए होगे तो रोज सॉल्ट के मतलब यस सर। पत्थर टाइप के सॉल्ट होते हैं। यस सर देखा। हाँ, तो वो रो सॉल्ट जो होते हैं गांव में अभी भी बहुत जने रो सॉल्ट को यूज करते हैं।
जैसे कि रो सॉल्ट यूज़ किया जाता है, जो गांव के लोग जो जानवर होते हैं जानवरों को पानी में मिला के पिलाते हैं। यहाँ पे नहीं पिलाया जाता है पर गांव में पिलाया जाता है, नमक बहुत पिलाया जाता है जानवरों को, तो वो रो सोल्ट पिलाया जाता है। तो रो सोल्ट अगर आप कभी देखना मोबाइल पे सर्च करके देखना, रो सोल्ट जो होता है उसी की तरह डायमंड भी दिखता है, अगर रो डायमंड देखोगे तो रो डायमंड की इमेज आप देखना खोल के, उसमें कोई चमक नहीं होती है क्योंकि ये डायमंड है, तो ऐसी है। बट उसको फिर फैक्ट्रीज में लाया जाता है, फैक्ट्रीज में कारीगर जो हैं उनको एजेस कट किए जाते हैं, उसके एज इस तरीके से कट किए जाते हैं कि उसका जो एंगल है वो इस तरीके से एच किया जाता है कि एक एंगल बनाया जाता है। यानी कि जैसे ही लाइट उस डायमंड के अंदर एंटर करेगी तो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो निकलते समय, यानी कि जब एक बार एंटर कर गई है, मान लो कि अगर ये डायमंड है, ठीक है, एक बार लाइट इसके अंदर एंटर कर गई और बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो हमेशा उसका हर बार उसका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन जाएगा, तो वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर दोबारा निकलने की कोशिश करेगी, फिर उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन जाएगा, तो वो फिर अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अंदर लाइट क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो जब लाइट अंदर ट्रैप हो जाएगी तो वो चमकेगा। तो यही केस होता है कि जो डायमंड है वो स्पार्क करता है और इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है, क्योंकि डायमंड के अंदर इस तरीके से उसके एजेस को कट किया जाता है, क्रिटिकल एंगल को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि लाइट हमेशा उसका लाइट का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा बने और वो स्पार्क करे। ठीक है, तो ये पहला यूज हो गया। डायमंड के अंदर बहुत सारी लाइट एनर्जी स्टोर हो जानी चाहिए। स्टोर मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्टोर ही हो जाती है, मतलब कुछ टाइम के लिए कैप्चर होता है, ऐसा तो ना कि हमेशा ही होगा। अभी तो एक ऐसा एंगल बनेगा जिसमें वो बाहर निकल जाएगी, तो इसीलिए वो बाहर तो निकलती है ऑब्वियसली लाइट, ऐसे तो फिर तो वो बहुत एनर्जी का सोर्स ही बन जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकली वो लाइट निकलती है बाहर, बट अगर ऐसा होता ना कि लाइट उसके अंदर होती तो शायद ब्लैक डायमंड, वो क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी भी बन सकती थी, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर कर ले रहा है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट बाहर निकलती है बट कुछ टाइम के लिए वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, फिर बाहर निकलती है। तो जितनी देर के लिए वो अंदर ट्रैप होती है वो घूमती रहती है लाइट, तो इसलिए वो स्पार्कल करता है। ठीक है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है मिराज। मिराज जो है इसको वैसे मैं अभी छोटा सा बता देता हूँ और अच्छे से इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफी बच्चे आज आए भी नहीं है। मिराज सुना है बहुतों ने, क्या होता है मिराज? हाईवे पे बनता है, और इसको हिंदी में बहुत सुना होगा, जब 10th क्लास तक हिंदी पढ़ते हुए, तो मृग तृष्णा। मृग तृष्णा हिंदी में टर्म होता है, एक मृग तृष्णा। ठीक है, यानी कि वहम, आपको लगता है कि वहाँ पानी है पर है नहीं। रचित हाईवे पे क्या, मैं तो यहाँ द्वारका के रोड्स पे चलता हूँ, मेरे को ऐसे ही दिख जाता है शाम के टाइम, दोपहर के टाइम। सीधी रोड पे दिखता है ना, फिर काफी हाँ। सीधी रोड होनी चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ है। तो ये आप लोग बहुत प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब तो सिटीज़ में देखने को बहुत ज़्यादा दिखता है, पहले नहीं देखने को मिलता था क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा होने लगी है। पहले हाईवेज पे ही दिखता था या रेगिस्तान इन जगहों पे ही दिखता था। आपको ऐसा लगेगा कि सामने पानी गिरा हुआ है, बट एक्चुअली में वहाँ कुछ भी गिरा नहीं होता है। जैसे ही आप उसके पास पहुँचोगे तो वो सारा गायब हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मिराज यानी मृग तृष्णा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइट है, लाइट जो है वो एयर में ट्रैवल करती है जब हम देखते हैं तो, और जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होके तब हमारी आंखों में आता है, तो वो एयर के थ्रू होते हुए हमारी आंखों तक आता है। तो जब गर्मियों का टाइम होता है या ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ऐसे टाइम में जो एयर्स हैं उनकी एक लेयर बन जाती है। एक एयर्स की क्या बन जाती हैं? लेयर्स बन जाती हैं। लेयर इन द सेंस कि उनकी इस तरीके से लेयर डिवाइड हो जाती है कि एक लेयर ठंडी है, फिर उससे गर्म, फिर उससे गर्म, फिर उससे गर्म, ऐसा होता है। तो क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो नीचे की हवा गर्म हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है, फिर नीचे ठंडी हवा एंटर कर जाती है। तो इस तरीके से गर्म हवा ऊपर उठती जाती है और नीचे ठंडी हवा आती रहती है। ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, और जो गर्म हवा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा का। तो जो गर्म हवा होगी वो क्या होगी, डेंसर हो गई, और जो ठंडी हवा है वो क्या है, रेयर मीडियम हो गया। तो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप देखो, मैं एक डायग्राम के बेस पे समझा रहा हूँ।
लेट्स से कि यहाँ पे एक पेड़ है सामने, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इस पेड़ से टकरा के कोई लाइट, एक बंदा मतलब कोई भी आगे सामने खड़ा है, तो यहाँ पे कोई खड़ा है वो देख रहा है पेड़ को, तो उस अगर यहाँ पे वो देख रहा है तो उसको सामने पेड़ दिख रहा है। अब आपको पानी कब लगता है, कभी सामने देखोगे तो पानी कब लगता है, पानी जब ही लगेगा ना जब उसकी रिफ्लेक्शन यानी कि उसकी इमेज आपको सरफेस पे दिखे। पानी का मतलब यही है, आपका दिमाग तो यही सोचेगा ना कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स पानी है, आपका माइंड ऐसा सोचता है। तो क्योंकि मिरर जैसा देख रहे हो, रिफ्लेक्शन हो रही है, तो आपके माइंड में ये दिख रहा है कि सामने पेड़ है, बट क्या होता है कि जब सामने से रे आ रही है तो रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो हर बार क्या हो रहा है कि वो डेंसर, ये क्योंकि ये डेंसर है, ये रेयर है, मैंने बोला ना नीचे की हवा रेयर होती है, ऊपर की डेंसर होती है, तो हर बार वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी, और एक टाइम पे आएगा कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर आपकी आंखों में रे जाएगी। ठीक है, तो आपकी आंखों में रे कैसे आई, एक तो सीधी आ रही है तो आपको सामने पेड़ दिख रहा है, एक रे जो आ रही है वो घूम के आ रही है नीचे से, तो आपका जो माइंड है वो सोचता है कि ये जो रे आ रही है वो नीचे से आ रही है, तो मतलब आपको पेड़ उल्टा दिखेगा, और पेड़ उल्टा दिखेगा तो आपको लगेगा कि वहाँ पे क्या है, पानी है, क्योंकि इसकी परछाई दिख रही है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो आपका माइंड सोचेगा कि वहाँ पानी है। पर जैसे ही पास जाते हो ये वाली रे का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, आपको सिर्फ सामने पेड़ दिखता है, नीचे कुछ दिखता नहीं है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलो। सर नीचे की एयर डेंसर होना चाहिए ना, और ऊपर की एयर नहीं, उल्टा है। अगर ऊपर हवा हल्की हो जा रही, मैंने बोला ना कभी भी डेंसिटी से मत देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेंसिटी से कभी भी कंपेयर मत करना। मैंने ये पाया जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहा था तभी बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी भी डेंसिटी के साथ कंपेयर मत करना, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लाइट का रेशियो है कि लाइट की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा मीडियम रेयर होगा और कौन सा मीडियम डेंसर होगा, ये मैंने समझाया था। ठीक है, तो जब हल्की हवा ऊपर जाती है तो वो डेंसर है और नीचे ठंडी हवा है तो वो रेयर है। क्लियर है? आप ये सोच रहे होगे ना कि हल्की हवा है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होना चाहिए, तो रेयर मीडियम होना चाहिए, ऐसे ही सोच रहे हो ना आप समीर? यस सर। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सभी को क्लियर हुआ ये बात? मृग तृष्णा यानी जिसे हम मिराज कहते हैं, ये हाईवेज पे आपको देखने को मिल सकता है, कभी आप द्वारका में ट्रैवल कर रहे हो और गर्मी हो तो वहाँ पे भी दिख सकता है, स्ट्रेट रोड पे व्हीकल्स ट्रैवल कर रही हैं तो आपको दिखेगा, व्हीकल्स चलनी चाहिए तभी पता चलेगा। ठीक है, तो किसी को डाउट इसमें? बाकी के टॉपिक्स हम आगे करेंगे, तो इसमें 2-3 एप्लीकेशन और हैं, ऑप्टिकल फाइबर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म। कशिश, निशु, चंचल, दिव्यांशु, यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।